सूरज से दूर तीसरा ग्रह पृथ्वी यानी हमारा घर और अभी ज्ञात सभी ग्रहों में यही इकलौता ग्रह है जिसमें जीवन विभिन्न रूपों में खिलखिलाता है। अब सोचिए क्यों जीवन इसी ग्रह यानी हमारी धरती पर ही आया। हम जान भी नहीं सकते कि कितने योग संयोग से ये जीवन हमें मिला है और अपने लालच से इस धरती का अंधाधुंध दोहन करके हम संजोग से मिले जीवन को ही दांव पर लगाने पर तुले हैं। इस धरती पर अनेक प्राकृतिक ताकतें हैं जो हमें कभी कभी अपने बल का एहसास कराती हैं, जैसे तूफान, चक्रवात, ज्वालामुखी, सुनामी आदि। पर पिछली कुछ सदियों से सबसे विध्वंसकारी ताकत के रूप में उभरा है मानव यानी हम। हमने प्रकृति का साथ नहीं दिया। धरती पर जीवन के करोड़ों रूप मौजूद हैं, जिसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यहाँ तक कि रेगिस्तान, महासागर सभी का योगदान है। जी हाँ, इस जीवन को संजोने में कण कण की भूमिका है। बस मानव ही ऐसा है जो विनाश का योगदान दे रहा है। ये गर्माती धरती जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण बदलती जलवायु और इसके कारण घटते पशु पक्षी, पेड़ पौधे या कहें घटती जैव विविधता के लिए उत्तरदायी सिर्फ और सिर्फ मानवीय गतिविधियां हैं। पर अब दुनिया में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है और भारत धरती को बचाने के इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। धरती पर जीवन के 3 आधार हैं, मिट्टी, हवा और पानी, और हमने अपनी स्वार्थी करतूतों से इन तीनों आधारों को दूषित कर दिया है। इस हो रहे नुकसान में एक बड़ी भूमिका आधुनिक कृषि पद्धति की भी रही है। सघन कृषि पद्धति और रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशियों के आवश्यकता से अधिक उपयोग ने मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कमजोर तो किया ही है, साथ ही इस कारण हमारे भोजन और जीवन शैली में हुए बदलावों ने हमारी रोगों से लड़ने की ताकत में भी कमी की है। स्वस्थ मिट्टी, जीवनदायी पोषण से भरपूर भोजन ही नए उभर रहे रोगों से लड़ने में हमारी ताकत है और कोरोना यानी कोविड-19 के दौर में हम इसे समझ भी रहे हैं। तभी तो आज सभी इस विषाणु से लड़ने के लिए अपने फेफड़ों और शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत को मजबूत बनाने के लिए योग, आयुर्वेद सहित जैविक उत्पादों से जुड़ रहे हैं। पूरी दुनिया जैविक खेती की अहमियत समझ चुकी है और जैविक कृषि में साल दर साल वृद्धि देखी जा रही है। रासायनिक खेती में कैसे कमी लाई जाए, इसके आज अनेक उपाय सामने हैं और इसमें बेहद सार्थक उपाय के रूप में सामने आए हैं तरल जैव उर्वरक। हालांकि देश के कृषि वैज्ञानिक लंबे समय से इन उर्वरकों को विकसित करने के लिए कार्य कर रहे थे और आज ये तरल जैव उर्वरक हमारे खेतों तक अपनी पहुंच बना चुके हैं। लेकिन अभी तरल जैव उर्वरकों के प्रति किसानों में जानकारी का अभाव है, जिस कारण ये अपने वांछित लक्ष्यों से दूर हैं। पर्यावरण सुरक्षा, खेती में रसायनों की कमी और किसानों की कृषि लागत घटाने और आमदनी बढ़ाने में तरल जैव उर्वरक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। उपयोग में बेहद सरल तरल जैव उर्वरक पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार की खेती के लिए बेहद प्रासंगिक है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक सॉल्युबलाइजर्स, इन सभी के अलग अलग बैक्टीरिया से ये तरल जीवाणु खाद तैयार करते हैं और इनकी उपयोगिता बहुत सरल है। ये जो बीज हैं उनको उपचारित करके ये तरल जीवाणु खाद बीज की बुआई कर सकते हैं। सबसे खासियत ये है कि ये एक बॉटल जो है 1 एकड़ ज़मीन के जो बीज में लगाया जा सकता है उतने बीज के लिए एक बॉटल काफ़ी है और ये बॉटल हम 50 रुपये के दाम में देते हैं और ये अलग अलग जीवाणु खाद हैं। जैसे पूसा संपूर्ण है जो NPK
जीवाणुओं को जो न्यूट्रिएंट्स हैं तीनों को एक साथ लगाया जा सकता है। उसी तरह अगर कोई किसान अलग से नाइट्रोजन जीवाणु खाद लेना चाहे तो उनको एस्ट्रोबैक्टर तरल जीवाणु खाद मिल सकता है। उसी तरह फास्फोरस सॉल्बलाइज़र और जिंक सॉल्युबलाइज़र ये सारे अलग अलग जीवाणु खाद हैं जो तरल रूप में हमारे संभाग से मिल सकता है। तरल जैव उर्वरक यानी खेती में लाभकारी सूक्ष्म जीवों का एक प्रकार का घोल है जो मिट्टी को उर्वर बनाने के साथ बीजोपचार के लिए भी बेहद कारगर है। हालांकि जैव उर्वरकों का पाउडर बाजार में पहले ही लोकप्रिय हो चुका है और ये पाउडर 3 से 6 महीने तक खराब नहीं होता, जबकि तरल जैव उर्वरकों की भंडारण क्षमता करीब 2 से 3 साल तक हो सकती है। हमारा जो ये वातावरण है इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, पर वो फसलों को प्राप्त नहीं हो पाता है जिस मात्रा में और जिस तरह से वो वातावरण में मौजूद है वो उस तरह से उसको नहीं ले सकता। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, नाइट्रोजन हवा में 72% के करीब नाइट्रोजन है, लेकिन हवा की नाइट्रोजन को पौधा नहीं ले सकता। पौधा आप जानते हैं कि जड़ों से अपना सारा न्यूट्रिएंट मिट्टी से लेता है और नाइट्रोजन भी वो जड़ों से ही सोखता है जो कि पौधे में ऊपर तक जाती है। पर वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है जो पौधा ले सकता है? वो एक अमोनिकल फॉर्म में होती है, अमोनिया के रूप में होती है। अब हवा की नाइट्रोजन को अमोनिया में बनाने का जो काम होता है वो इस हमारे पूरे विश्व, पूरी धरती में सिर्फ और सिर्फ जीवाणु ही कर सकते हैं। कुछ प्रकार के जीवाणु ही ये कार्य कर सकते हैं जो हवा से नाइट्रोजन लेके अमोनिया बनाते हैं और वो अमोनिया पौधा मिट्टी से लेता है, या तो वो उसकी जड़ पे रहते हैं सूक्ष्म जीव या उसके आसपास रहते हैं, जैसे भी रहते हैं वो उसको अपने अंदर पौधा सोखता है और फिर वो आगे ले जाता है। इसी प्रकार जो फास्फोरस और पोटाश और जिंक है वो हवा में नहीं, वो मिट्टी में पाया जाता है काफ़ी मात्रा में, पर वो मतलब उसको घुलनशील होना पड़ता है, जैसे कि वो पानी में डिज़ोल्व होके पौधा उसको सोखे। पर वो पानी के अंदर तभी डिज़ोल्व हो पाता है जब वो अपनी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है, मतलब वो इनसॉल्यूबल, जैसे हमें कहते हैं कि इनसॉल्यूबल रहता है और उसको सॉल्यूबल बनाना पड़ता है। ये इनसॉल्यूबल से सॉल्यूबल बनाने का जो कार्य होता है वो सूक्ष्म जीव करते हैं। सूक्ष्म जीव कुछ ऐसे प्रकार के वीक, कमज़ोर एसिड बनाते हैं जो कि इनसॉल्यूबल फास्फोरस, पोटाश और जिंक होता है उसको सॉल्यूबल बनाता है और वो जड़ों से सोखता है। तो इसीलिए हम किसान भाइयों को यह बोलते हैं कि तरल जीवाणु खाद का सबसे उत्तम जो साधन है, जिस तरह से हमें उसके प्रयोग करना चाहिए वो उसको बीज में उपचारित करके करना चाहिए। बहुत से किसान रासायनिक खेती कर रहे हैं और उनके लिए एकदम से जैविक से जुड़ना आसान भी नहीं है, लेकिन रासायनिक उर्वरकों के मिट्टी पर होने वाले दुष्प्रभावों से हम सभी वाकिफ हैं और इन दुष्प्रभावों को कम करने में तरल जैव उर्वरक बेहद प्रभावी हैं। एक कदम उन्नति की ओर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक कदम उन्नति की ओर। पूरी दुनिया जैविक खेती की अहमियत समझ चुकी है और जैविक कृषि में साल दर साल वृद्धि देखी जा रही है। रासायनिक खेती में कैसे कमी लाई जाए, इसके आज अनेक उपाय सामने हैं और इसमें बेहद सार्थक उपाय के रूप में सामने आए हैं तरल जैव उर्वरक। खेती के तरीकों में भी तेजी से बदलाव हो रहा है, जैसे बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, हाइड्रोपोनिक्स आदि। अब इन पद्धतियों में भी तरल जैव उर्वरक अधिक उपयोगी हैं, क्योंकि दानेदार उर्वरकों से बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के छोटे छोटे छिद्र बंद भी हो सकते हैं। गोबर की खाद और खेत की मिट्टी की बराबर मात्रा लेकर उसमें करीब 500 मिलीलीटर तरल जैव उर्वरक मिलाकर
पूरे खेत में बुरक देने से ही फसल के लिए पर्याप्त पोषक तत्व मिल जाते हैं। इसके अलावा इन तरल जैव उर्वरकों में सीधे बीज डालकर भी उपचारित किए जा रहे हैं। तरल जैव उर्वरकों को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे खेती में फास्फोरस बेहद महत्वपूर्ण तत्व है और ये महंगा भी होता है। जब खेत में फास्फोरस छिड़कते हैं तो बहुत सारी मात्रा मिट्टी और फसल के तने में रह जाती है। कई फसलों में तो 80% फास्फोरस तने में बचा रहता है, जिसे हम अपनी नासमझी में कई बार जला भी देते हैं। इसी बर्बादी को बचाने के उद्देश्य से और मिट्टी व तने में दफन फास्फोरस को पौधों को वापस उपलब्ध कराने के लिए फास्फोरस विलयशील जीवाणु वाले तरल जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है। इन जीवाणुओं की क्रियाशीलता के कारण मिट्टी और कट गई फसल के बचे तनों में पड़ा फास्फोरस नई फसल के पौधों को उपलब्ध हो जाता है, जिससे पैदावार तो अच्छी होती ही है, साथ ही लागत में भी कमी आती है, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। पौधों और मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए तरल जैव उर्वरक बेहद बढ़िया स्रोत है। आजकल हर खेत में मिट्टी की जांच करके सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तो सभी जानते हैं कि मिट्टी और पानी की जांच कितनी आवश्यक है। सॉइल हेल्थ कार्ड में कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में हैं, इसका पता चलता है और कमी के अनुसार पोषक तत्वों की भरपाई की जा सकती है, जिसमें तरल जैव उर्वरक बेहद कारगर हैं, क्योंकि इन्हें विशिष्ट पोषक तत्वों के अनुसार ही तैयार किया गया है। यानी जिस तत्व की कमी है उसकी उपलब्धता के लिए उसी तत्व को उपलब्ध कराने वाले सूक्ष्म जीवियों या कहें जीवाणुओं की भरमार वाले तरल जैव उर्वरक सेवा के लिए पेश हैं। इन पोषक तत्वों के आधार पर तरल जैव उर्वरकों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे नाइट्रोजन तरल जैव उर्वरक में वो जीवाणु मौजूद होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर पौधों में रोप देते हैं, जिससे नाइट्रोजन सीधे वायुमंडल से पौधों को मिलती है और यूरिया डालने का खर्च बच जाता है। तरल जैव उर्वरक पादप पोषक तत्वों के कम लागत वाले प्रभावी पर्यावरण हितैषी और नवीकरणीय स्रोत हैं, जो रासायनिक खाद के प्रभाव को भी बढ़ाने में सक्षम होते हैं। टिकाऊ कृषि के लिए मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पादप पोषण के रासायनिक, जैविक और जैव स्रोतों में तालमेल आवश्यक है। बहुत से किसान रासायनिक खेती कर रहे हैं और उनके लिए एकदम से जैविक से जुड़ना आसान भी नहीं है। लेकिन रासायनिक उर्वरकों के मिट्टी पर होने वाले दुष्प्रभावों से हम सभी वाकिफ हैं और इन दुष्प्रभावों को कम करने में तरल जैव उर्वरक बेहद प्रभावी हैं। जैव उर्वरक दो तरह के फार्मूलेशन में आते हैं, एक तो पाउडर वाला और एक तरल वाला या लिक्विड वाला। लिक्विड वाला फार्मूलेशन के कई लाभ हैं, जो पाउडर के मुकाबले एक तरह से इनकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। तरल फार्मूलेशन की सेल्फ लाइफ जो है वो 1 साल से ज़्यादा होती है। कुछ फार्मूलेशन है जिनकी 3 साल तक भी होती है, मगर किसान भाई आसानी से उसको 1 साल तक प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मगर जबकि पाउडर वाले फार्मूलेशन की सेल्फ लाइफ जनरली 6 महीना होती थी, इसलिए वो एक सीज़न में ख़रीदते थे तो अगले सीज़न तक वो उसकी एक्सपायरी डेट चली जाती थी और उनको प्रयोग नहीं कर पाते थे। तो इस तरह तरल फार्मूलेशन की सेल्फ लाइफ ज़्यादा होने की वजह से वो अपने कुछ टाइम तक उसको 1 साल तक भी उसको स्टोर करके रख सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा तरल जो फार्मूलेशन है इसका प्रयोग करना आसान है पाउडर के मुकाबले, क्योंकि एक तरह का रेडी टू यूज़ है और इसको प्रयोग करने के लिए किसानों को बस अपने बीज के हिसाब से इसमें पानी मिलाते हैं और उसके साथ बीज के साथ मिक्स करके अच्छे से मिला के और उसको छाया में सुखा के सीधे बुआई कर सकते हैं। जबकि पाउडर वाले में उनको हम लोग कहते हैं कि उसमें गुड़ का घोल बनाना है, उसको गर्म करना है, उबालना है, ठंडा करना है। कई बार किसानों के पास उतना टाइम नहीं होता, तो वो उसको उस तरह प्रयोग नहीं कर पाते थे और उनका अच्छा असर नहीं आ पाता था। तरल जैव उर्वरक में मौजूद जीवाणु या तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं या फिर मिट्टी में अघुलनशील पोषक तत्वों को घुलनशील बनाकर
पौधों को उपलब्ध कराते हैं। बस इसी सिद्धांत पर तरल जैव उर्वरक आधारित हैं। ये पूरी तरह पर्यावरण हितैषी तकनीक है। वर्तमान में अनेक प्रकार के तरल जैव उर्वरक उपलब्ध हैं, जैसे नाइट्रोजन स्थिर करने वाले तरल जैव उर्वरक, जिनमें राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एसिडोबैक्टर आदि जीवाणु हैं। फास्फोरस उपलब्धता के लिए फॉस्फेट विलयशील जीवाणु, पोटाशियम के लिए पोटाशियम गतिमान जैव उर्वरक, जिंक यानी जस्ते के लिए जिंक विलयशील जैव उर्वरक और किसानों में बेहद लोकप्रिय NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की उपलब्धता के लिए NPK तरल मिश्रण उपलब्ध है। किसानों में जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, उसी अनुसार तरल जैव उर्वरक की मांग भी बढ़ रही है। इसी वजह से तरल जैव उर्वरक के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से कई नई कंपनियां आगे आ रही हैं और कई स्टार्टअप भी तैयार हो गए हैं। तरल जैव उर्वरक को बनाने के लिए सूक्ष्मजीवी यानी माइक्रोबायोलॉजी लैब की जरूरत होती है, क्योंकि अलग अलग जीवाणुओं को बिल्कुल सूक्ष्मजीव रहित, कीटाणु रहित, रोगाणु रहित वातावरण में उगाया जाता है। इन तरल जैव उर्वरकों को खेती के लिए बेहद उपयुक्त माना जा रहा है और पूरी दुनिया में इन्हें अपनाया जा रहा है और अब भारतीय किसान भी इसका लाभ ले रहे हैं। असल में जैव उर्वरक तो हमेशा से उपलब्ध थे। पारंपरिक जैविक करने वाले किसान तो हमेशा से खाद खेत पर ही बनाते थे और गोबर, गौमूत्र के साथ कई पत्ते, जड़ी बूटियां आदि डालकर खाद बनाते थे। ये सब कई किसानों ने फिर से करना शुरू कर दिया, अपनी आने वाली पीढ़ियों के सुनहरे और स्वस्थ भविष्य के लिए। और इसी कड़ी में एक और कड़ी जुड़ी है बेहद कारगर, बेहद प्रभावी, लागत प्रभावी तरल जैव उर्वरक। आजकल के समय में बायो फर्टिलाइजर्स की डिमांड जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमता का एक बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि इसको प्रयोग करना है तो इसकी लोकल क्षेत्र में या लोकल एरिया में इसकी उपलब्धता होनी चाहिए। इसके लिए जो पढ़े लिखे बेरोज़गार लोग हैं या पढ़े लिखे जो युवा हैं वो इसमें इसका प्रोडक्शन अपने क्षेत्र में कर सकते हैं और लोकल जो डिमांड है उसको पूरा करके एक अच्छा व्यवसाय के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान उनको सपोर्ट करता है। उसके लिए वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी और वो उसको पूरा सपोर्ट किया जाएगा ताकि वो टेक्नोलॉजी लेके उसका उत्पादन करें और अपने क्षेत्र की जो बायो फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करके एक अपना एक रोज़गार भी पैदा कर सके और अपना ही नहीं कुछ दूसरे लोगों को भी रोज़गार वो दे सकते हैं। ये तरल जैव उर्वरक खेत में पहुंचते ही सक्रिय हो जाते हैं और प्राकृतिक रूप से पौधों को पोषक तत्व पहुंचाते रहते हैं। आज बदलते समय के साथ खेती का स्वरूप भी बदला है। युवा खेती की नई नई तकनीकों को अपना रहे हैं। एक कदम उन्नति की ओर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। एक कदम उन्नति की ओर। इन जीवाणुओं की क्रियाशीलता के कारण मिट्टी और कट गई फसल के बचे तनों में पड़ा फास्फोरस नई फसल के पौधों को उपलब्ध हो जाता है, जिससे पैदावार तो अच्छी होती ही है, साथ ही लागत में भी कमी आती है, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। अधिक दक्षता, संभालने में और उपयोग में सरल और बेहतर भंडारण क्षमता तरल जैव उर्वरक के प्रमुख लाभ हैं। खेत की सिंचाई के दौरान पानी में तरल जैव उर्वरक को मिला देने से भी फसल तक पोषक तत्व पहुंच जाते हैं।
खेत में गोबर खाद या कूड़ा करकट खाद या घूरे की खाद डालने से मिट्टी में जीवाणुओं को धारण करने की क्षमता बढ़ती है। असल में खेतों में जैवांश की कमी हो रही है, जिस कारण खेतों में फसल को लाभ पहुंचाने वाले जीवाणुओं की संख्या घट रही है, जिससे पोषक तत्व पौधों तक नहीं पहुंच पा रहे। इन्हीं जैवांश पर जीवाणु पनपते हैं। इस जैवांश की कमी के कारण ही खेत बंजर हो रहे हैं। आधुनिक सघन खेती में अधिक उपज के लिए कृषि को 3 तत्वों NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का खेल समझा गया, जबकि फसल को लगभग 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड तो वायुमंडल से मिल ही जाती है। बस इन तीनों पोषक तत्वों का अंधाधुंध उपयोग शुरू हो गया। किसानों ने गोबर, गौमूत्र आदि का उपयोग बंद कर दिया और खेतों में जैवांश की कमी होती गई और किसानों के मित्र जीवाणु भी बेमौत मरते गए। खेतों की उपजाऊ क्षमता घटती गई। कई किसान कहते हैं कि पहला नुकसान यह हुआ कि रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग से खेत इन रासायनिक उर्वरकों के आदी हो गए और हर बार पहले से अधिक रासायनिक उर्वरक डालने से खेती में लागत बढ़ती गई। दूसरा नुकसान यह हुआ कि जो पोषक तत्व सस्ता था उसका किसानों ने अधिक उपयोग करना शुरू कर दिया। जैसे यूरिया सस्ता था तो ज्यादा डाल दिया और फास्फोरस, पोटेशियम महंगे थे तो कम डाल दिए। इससे खेतों के पोषक तत्वों में असंतुलन आता गया। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि NPK का खपत अनुपात 4:2:1 होना चाहिए, जबकि कुछ राज्यों में यह खपत अनुपात 4:2:1 न होकर कई गुना हो गया है। जैसे पंजाब में यह अनुपात 31:5:1 और हरियाणा में 27:6:1 हो गया है। कुछ फसलों में तो रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता 2 गुनी तक हो गई है। अब इस असंतुलन को दूर करने के लिए खेतों में जैवांश की मात्रा बढ़ानी होगी, जैसे गोबर की खाद आदि डालनी होगी। तभी तो किसानों के मित्र पोषक तत्वों को पौधों तक पहुंचाने वाले जीवाणु खेतों में पहुंचेंगे। और इन जीवाणुओं को पहुंचाने का सबसे सरल और असरदार तरीका है तरल जैव उर्वरक। इनकी जो नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस या जिंक या पोटाश, ये सब अलग अलग मात्रों में ये पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत उपदायक है। और ये अगर एस्ट्रोबैक्टर जो नाइट्रोजन तरल जीवाणु खाद है उसको यूज़ करने से ऑलमोस्ट 15 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं और पौधे की पैदावार भी ऑलमोस्ट 15 से 25% बढ़ती है। उसी तरह PSB जो फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग तरल जीवाणु खाद है, उसको बीज उपचारित करने से किसान भाई अपना फॉस्फोरस की लागत कम कर सकते हैं। पोटाश जो है वो 15 से 10% या 15 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से लागत कम हो सकती है। जो जिंक सॉल्युबलाइजिंग तरल जीवाणु खाद है, उससे बीज उपचारित करने से जिंक की लागत भी कम हो सकती है। जो किसान भाई जिंक सल्फेट लगाते हैं केमिकल, उसकी लागत भी कम कर सकते हैं और कम से कम 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से ये कम हो सकता है। तो ये जितने जीवाणु खाद हैं जो तरल रूप में हमारे संभाग से बनाए गए हैं, इन सब का उपयोग करने से किसान भाई अपना टोटल जो केमिकल फर्टिलाइज़र जो रासायनिक खाद है उसको जो है उस पर लागत कम हो सकती है और उसको आप कम मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। तरल जैव उर्वरक पोषक तत्वों को पौधों तक पहुंचाने में अकेले ही सक्षम होते हैं, यानी इन्हें किसी अन्य माध्यम की जरूरत नहीं है। ये तरल जैव उर्वरक खेत में पहुंचते ही सक्रिय हो जाते हैं और प्राकृतिक रूप से पौधों को पोषक तत्व पहुंचाते रहते हैं। आज बदलते समय के साथ खेती का स्वरूप भी बदला है। युवा खेती की नई नई तकनीकों को अपना रहे हैं। पोषक तत्व बर्बाद ना हो, इसके लिए सीधे जड़ क्षेत्र में उन्हें पानी के साथ पहुंचाया जा रहा है और इसीलिए तरल जैव उर्वरक आज के समय की जरूरत बन गए हैं। अत्याधुनिक हाइड्रोपोनिक्स खेती को सफल बनाने में भी तरल जैव उर्वरकों की महती भूमिका है।
और हाइड्रोपोनिक्स से भी कम भूमि में अधिक उपज देने वाली और सभी संसाधनों का बेहद कम उपयोग करने वाली नई तकनीक एरोपोनिक्स भी देश के किसानों तक पहुंचने के लिए बस दरवाजे पर खड़ी है। नए भारत में नई प्रौद्योगिकियां कम भूमि पर कम संसाधन उपयोग जैसे बेहद कम पानी और खाद के उपयोग में भी कई गुना उपज देने में सक्षम है और खेती को फिर से लाभकारी सौदा बनाने की ओर तेजी से अग्रसर है। ये बदलाव अब अति आवश्यक है। गर्माती धरती के कारण बदलती जलवायु से निपटने के लिए, तेजी से बढ़ती आबादी के भरपेट भोजन के लिए किसान तरल जैव उर्वरकों सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपना भी रहा है, बदलते भारत के उन्नति की ओर बढ़ते कदमों के साथ। अगली कड़ी में देखिए आधुनिक मुर्गी पालन। मुर्गी पालन में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है और मांस व अंडों के लिए ये व्यवसाय अब अनेक पढ़े लिखे युवकों में लोकप्रिय हो रहा है। कौन सी मुर्गियों की नस्लें पालन के लिए उपयुक्त हैं? प्रबंधन के गुर क्या हैं? कितना लाभकारी है मुर्गी पालन का व्यवसाय? इन सवालों के जवाब जानेंगे धारावाहिक एक कदम उन्नति की ओर की अगली कड़ी में।